एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है बच्चों टोटल डिमांड। ठीक है, आप एग्रीगेट वर्ड का मीनिंग जब आप सर्च करोगे, आप यहाँ देख सकते हो, एग्रीगेट मीन्स टू कलेक्ट और गैदर इनटू अ मास और होल। ठीक है, जब आप टोटल लेके चलते हो ना, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट। ठीक है, जैसे हम 11th में करते हैं डिमांड। ठीक है, उसमें सिर्फ डिमांड का कंसेप्ट पढ़ते हैं, इंडिविजुअल डिमांड का कंसेप्ट पढ़ते हैं। उसमें हम किसके हिसाब से पढ़ते हैं, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं ना, एक कंज्यूमर की क्या डिमांड होगी, उस पर किस किस चीज का इफेक्ट होगा। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है जब आप एक इकोनॉमी की डिमांड पढ़ते हो, एक इकोनॉमी में सभी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कितनी है, उसको हम बोल देते हैं बच्चों एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड मीन्स द टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी में। ये डेफिनेशन जो है ना, इसमें आपको क्या करना है, टोटल डिमांड शुड बी अंडरलाइन। ठीक है, बच्चों को ये खास ध्यान रखना है कि आपको अंडरलाइन किसको करना। ठीक है, जो मार्क्स हैं, मार्क्स प्रेजेंटेशन के मिलते, तो कई बार आप लिख देते हो बहुत सुंदर सुंदर, लेकिन क्या होता है कि आप उसमें हाईलाइट नहीं करते। हाईलाइट करने से क्या फायदा होता है कि जब जो एग्जामिनर होगा ना, चेक करेगा पेपर, वो सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स को चेक करेगा कि हाँ ये वो मेन मेन पॉइंट से एक सेंटेंस असेंबल कर लेता है, एक सेंटेंस फॉर्म कर लेता है, तो उसको आइडिया हो जाता है बच्चे ने ठीक लिखा है। तो जितना सुंदर लिखना जरूरी है, उतना ही ज्यादा जरूरी है अंडरलाइन करना। अच्छा, बच्चे अंडरलाइन करते हुए क्या प्रॉब्लम करते हैं कि वो पूरा ही अंडरलाइन कर देते हैं। पूरा अंडरलाइन करने की नीड नहीं होती है। हमेशा एक सेंटेंस में जब भी आपको अंडरलाइन करना हो, तो यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स। तो जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स कवर होते जाएंगे, हर टॉपिक पे मैं कीवर्ड बताऊंगी और आपको अंडरलाइन सिर्फ उसी कीवर्ड को करना, पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन करने की नीड नहीं है। तो देखो, द एग्रीगेट डिमांड मीन्स द टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, ये क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर, जो यूनिट्स होती है ना एक्सपेंडिचर करने वाली, उन सब का टोटल एक्सपेंडिचर है कि सारी यूनिट्स मिलके कितना खर्च कर रही हैं, उसको सब जोड़ लो तो आपकी आ जाती है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो कौन सी यूनिट्स होती हैं, अब जो ये यूनिट्स होती है, यूनिट्स भी पता होना चाहिए ना कि एक्सपेंडिचर करने वाली यूनिट्स कौन कौन होती हैं। तो कौन सी यूनिट होती है बच्चों, सबसे पहली है हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड क्या जो एक्सपेंडिचर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हाउस होल्ड जो भी खर्च करता है, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्म, फर्म जो भी इन्वेस्टमेंट करती है, फर्म जो भी सॉरी एक्सपेंडिचर करती है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फर्म का जो भी खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब अच्छा, एक चीज ध्यान देने की बात है इसमें, फर्म है ना, देखो मशीनरी वगैरह खरीदने पे भी खर्च करती है, रॉ मटेरियल खरीदने पे भी खर्च करती है। इसमें जो फर्म का एक्सपेंडिचर लेंगे ना हम, वो कौन सा लेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मींस द एक्सपेंडिचर विच इज डन टू बाय कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी होती है, ये आपका नेशनल इनकम से रिलेटेड टॉपिक है। कैपिटल गुड्स वो होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है, जो प्रोडक्शन के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, टूल्स है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं, जिससे आप फर्दर प्रोडक्शन करोगे विद द हेल्प ऑफ द इक्विपमेंट्स, यू विल डू प्रोडक्शन, दोज आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो इसमें यूजुअली मशीनरी वगैरह ही आती हैं। तो फर्म जो भी एक्सपेंडिचर करती है वो कौन सा हो जाता है बच्चों, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट जो यूनिट है जो एक्सपेंडिचर करती है, दैट इज गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं दो। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है,
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। गवर्नमेंट दोनों तरीके का एक्सपेंडिचर करती है, कंजम्पशन भी और इन्वेस्टमेंट भी। ओके, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है मींस हमारे कंट्री को छोड़ के बाकी जितने भी देश हैं, दोज आर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है बच्चों, इसके लिए एक टर्म और यूज होती है, फॉरेन, है ना, फॉरेन अफेयर। ये कई बारी हम वर्ड सुनते हैं, फॉरेन अफेयर, या फिर इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अब्रोड। ठीक है, ये वर्ड्स भी यूज करते हैं। तो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किस हिसाब से खर्चा होता है, देखो जब भी हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई चीज बेचते हैं तो हम उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट किया है, और कोई चीज वहां से खरीदते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस होता है ना, वो हम इसमें लेके चलते। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट कौन से बन गए, ये 4 यूनिट्स हैं जो एक्सपेंडिचर करती हैं। तो मतलब ये चारों यूनिट्स डिमांड करती हैं। इन चारों यूनिट्स की डिमांड को जब हम सम कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, देखो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट कौन से हो जाएंगे, सी। सी मीन्स, सी किससे रिलेटेड है बच्चों, हाउस होल्ड से। आई किससे रिलेटेड है, फर्म से। जी किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट से। ठीक है, और एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम का मतलब क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। तो ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है। दूसरा नंबर, जो जो यूनिट्स एक्सपेंडिचर करती है ना, वो यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड हो गए सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जो हमने पिछली स्लाइड पे कंपोनेंट करे हैं ना, उनको अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है एग्रीगेट डिमांड का, दैट इज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों, ये देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको जरूर लिखनी है। आपको क्या करना है, ये ऐसे पूरा फिगर बना लेना और इसके आगे 1 2 3 4 आपको पॉइंट्स बना लेने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें क्या है, it comprises a household's expenditure. It comprises a household's expenditure on the consumption of goods and services. These goods can be durable, semi-durable, non-durable. तो comprises means includes. Comprises का मतलब क्या होता है, includes। मतलब हाउस होल्ड का जो भी एक्सपेंडिचर होता है ना, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो हाउस होल्ड किन किन चीजों पे एक्सपेंडिचर कर सकता है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर सकता है ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल मीन्स बहुत लंबे टाइम तक चलती, सेमी ड्यूरेबल मतलब थोड़े टाइम तक चलती है, नॉन ड्यूरेबल जो आपका जल्दी खराब हो जाते हैं ना, जैसे आप सब्जी लेके आते हो, ये सब आपकी जल्दी जल्दी खराब हो जाती है। दीज आर नॉट नॉन ड्यूरेबल, मीन्स आपको इसको स्टोर करने के नहीं रख सकते। सेमी ड्यूरेबल मीन जैसे कपड़े होते हैं, 1 2 साल तक चलते हैं, ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलते हैं। और ड्यूरेबल गुड्स मतलब जैसे आपका मकान है, फर्नीचर है, लंबे टाइम तक चलता है ना, तो दीज आर ड्यूरेबल गुड्स।
कंजम्पशन ऑफ हाउसहोल्ड्स डिपेंड्स अपॉन देयर डिस्पोजेबल इनकम एंड एमपीसी। ठीक है, हाउस कंजम्पशन जो कंजम्पशन ऑफ हाउसहोल्ड है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्पोजेबल इनकम एंड एमपीसी। ये अंडरलाइन कर देना है आपको कि इट डिपेंड्स अपॉन डिस्पोजेबल इनकम एंड एमपीसी। डिस्पोजेबल इनकम का मीनिंग क्या होता है, खर्च करने योग्य आय। मीन्स जो आप अर्न करते हो ना, जो आपकी इनकम होती है उसमें से आप कुछ तो सेव कर लेते हो और कुछ पैसा आप खर्च करने के लिए अलग से रख देते हो। तो दैट पोर्शन ऑफ योर इनकम इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम, विच यू कैन डिस्पोज, विच यू कैन स्पेंड। ठीक है, जो आप खर्च करने के लिए रख देते हो। एंड एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी। एमपीसी का एक पूरा डिटेल्ड टॉपिक आएगा, तो एमपीसी अगर अभी नहीं समझ आ रहा है तो इसको होल्ड पे रख देना, जब ये एमपीसी वाला टॉपिक हम करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एमपीसी होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब आप कितना खर्च करना चाहते हो, है ना। प्रोपेंसिटी होती है हर किसी की अपनी अपनी, जैसे कोई कंजूस आदमी है, हाँ, उसकी बहुत कम प्रोपेंसिटी होगी खर्च करने की। कोई बहुत खर्चीला है, वो अपनी इनकम का बहुत ज्यादा पैसा कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर करता है, सेविंग पे कम करेगा, है ना। तो कोई नॉर्मल सा है जो दोनों चीजों पे ध्यान देता है, तो कुछ खर्च भी कर देगा, कुछ से डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये एमपीसी होती है कि आप कितना अपनी इनकम का, जो इनकम इंक्रीज हुई है उसका कितना हिस्सा खर्च कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये एक डिटेल्ड कंसेप्ट है, अभी सिर्फ एमपीसी याद कर लेना, फुल फॉर्म वगैरह इसकी सारी अगले उस टॉपिक में आएगी, एमपीसी वाले टॉपिक में। कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, उसकी डिस्पोजेबल इनकम पर, मतलब कितनी इनकम को वो खर्च करना चाहता है, और उसकी एमपीसी पर। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म्स। सबसे पहली चीज तो आपको क्या ध्यान करना है कि ये कौन करता है एक्सपेंडिचर, फर्म्स, ऑन परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स पे जो खर्च करते हैं, ठीक है, लाइक प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ देयर फर्म। तो सबसे पहले हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है, इसको हम प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, ये करते हैं हाउस होल्ड, गृहस्थ, हम लोग जो कंज्यूमर होते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, मींस फर्म्स। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस चीज पे डिपेंड करता है, अपॉन रिलेटिव वैल्यूज ऑफ एमईआई, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो इन्वेस्टमेंट है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिटर्न पे, ठीक है, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, दो चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है कि कंज्यूमर अपनी इनकम में से कितना हिस्सा खर्च करना चाहता है, उस पे डिपेंड करता है ना। और उसकी एमपीसी क्या है, मीन्स उसकी टेंडेंसी क्या है खर्च करने की। ठीक है, उसकी, तो ये एमपीसी एक अलग टॉपिक होता है, बहुत डिटेल में जाएंगे इस पे। तो इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, देखो इन्वेस्ट कौन करेगा, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, है ना। अब जो इन्वेस्टर है, जो पैसा इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, वो उसको कहीं ना कहीं से तो लोन लेके करेगा, है ना। मतलब लोन लेगा तो उसको उस पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो हो जाता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो पैसा वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, वो पैसा उसको कितना पैसा कमा के देगा, वो हो जाता है रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, आप सपोज करो 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाते हो और 10 लाख रुपए लेते हो आप 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और वो जो 10 लाख रुपया है वो आपको अर्न करके देगा 30%। मतलब 12% आप उसका इंटरेस्ट पे कर दोगे, 30% वो आपको अर्न करके देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कितना प्रॉफिट कमाओगे, 18%, है ना।
तो जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ही ज्यादा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा ना, उतना ही ज्यादा जो फर्म्स होती हैं वो इन्वेस्ट करेंगी। और जितनी ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न होगी उतना ही ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अगर रेट ऑफ रिटर्न कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम आएगा, रेट ऑफ रिटर्न भी कम है तो इन्वेस्टमेंट और कम हो जाएगा, तो बहुत ही कम होएगा। इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है और साथ में रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ रहा है, तो उसी स्पीड से आपका इन्वेस्टमेंट चलता जाएगा जिस स्पीड से आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना। लेकिन अगर सपोज करो रेट ऑफ रिटर्न तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट तो और भी ज्यादा हो रहा है ना। तो सोच के देखना, ये रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट है, बहुत ही कॉमन सेंस का कंसेप्ट है, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो रेट ऑफ रिटर्न अगर ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिटर्न कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। कॉमन सेंस की बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो वो आपको कितना अर्न करके देगा, सॉरी उसका कॉस्ट कितनी पड़ेगी। तो जितना महंगा आपको लोन मिलेगा उतना आप कम इन्वेस्ट करना चाहोगे, और जितना आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सस्ता लोन मिलेगा, उतना ही आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की चीज है। तो प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन में क्या इंक्लूड होता है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे जो कंजम्पशन करता है हाउस होल्ड, वो इंक्लूड होता है। और जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डिस्पोजेबल इनकम पे और एमपी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये क्या होता है, जो कैपिटल गुड्स पे कौन खर्च करता है, फर्म खर्च करती है। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिटर्न पे डिपेंड करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा, देखो ये था हमारा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दो दो कंपोनेंट हमारे हो गए पूरे। अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, गवर्नमेंट। और उससे नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। अब ये गवर्नमेंट को और नेट एक्सपोर्ट को भी हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। ये देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर incurred by government, it refers to expenditure incurred by government on purchase of consumer goods and capital goods to satisfy collective wants of the society। ठीक है, एग्जाम्पल है पब्लिक पार्क, पब्लिक हॉस्पिटल, रोड्स वगैरह। अब देखो हमने पिछले पॉइंट में क्या पढ़ा था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पे होता है, कंज्यूमर गुड्स पे, है ना। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस पे होता है, कैपिटल गुड्स पे। इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आए ना, जो गवर्नमेंट है वो किस पे खर्च करती है, कंज्यूमर गुड्स पे भी खर्च करती है और कैपिटल गुड्स पे भी खर्च करती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट दोनों चीजों पे खर्च करती है। तो कंज्यूमर गुड्स मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, और कैपिटल गुड्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल दे दिए गए। गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज वगैरह भी लगाती है, वैसे तो स्कूल्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, राशन बांटती है फ्री में। ठीक है, और कितनी सारी चीजें हैं जो सब्सिडी वगैरह देती है। तो गवर्नमेंट को बेसिकली दोनों चीजों को लेके चलना होता है, उसको कंज्यूमर को भी ध्यान में रखना होता है और उसको अपने इन्वेस्टमेंट को भी ध्यान में रखना होता है, ताकि उनके पास एक सोर्स ऑफ अर्निंग इंक्रीज हो जाए। तो गवर्नमेंट दोनों टाइप के एक्सपेंडिचर करती है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर पे भी, कंज्यूमर गुड्स पे भी और कैपिटल गुड्स पे भी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिपेंड्स अपॉन द प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है, प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो हमारा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर किस पे, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता था, कि आपकी कितनी डिस्पोजेबल इनकम, जब आप कितनी इनकम खर्च करोगे, और दूसरी चीज आपकी
एमपीसी पे, मींस आपकी टेंडेंसी टू एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और रेट ऑफ रिटर्न पे, दोनों हमने पिछले पॉइंट में करे थे। सेम उसी तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है, प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट पे, मतलब गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या है, ठीक है। ऐसे तो देखो कोई भी जो सेक्टर होता है उसको गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती है, लेकिन टाइम को देख के, नीड्स को देख के गवर्नमेंट को अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करनी पड़ती है। तो बाकियों से थोड़ा सा कम खर्च करके और उन चीजों पे ज्यादा खर्च किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे जब 1947 के बाद हमको फ्रीडम मिली थी, तो उस टाइम पे हम लोग बहुत ज्यादा पॉवर्टी की कंडीशन में, है ना। हमारे पास इतने बड़े बड़े फेमाइन आए थे, तो उन फेमाइन में हम लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं, ठीक है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने बोला था कि मतलब एक टाइम का उपवास रखेंगे। तो हम लोग इस उस पे थे, पोजीशन पे, उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं एक टाइम खाना खाऊंगा, एक टाइम का जो मेरा खाना होगा वो मैं डोनेट कर दूं। मतलब इतना ज्यादा हमारे यहाँ पे खाने की कमी हो गई थी। तो उस टाइम पे हमारी मेन प्रायोरिटी क्या थी, उस टाइम पे हमारी मेन प्रायोरिटी ये नहीं था कि हाईवे बना दे, है ना, और फ्लाईओवर्स बना दे, मेट्रो लेके, उस टाइम पे ये प्रायोरिटी नहीं थी। उस टाइम पे हमारी क्या प्रायोरिटी थी कि हम लोग कैसे भी करके फूड के लिए सेल्फ सफिशिएंट है, कि हमें खाना प्रॉपर मिले, कि खाने की कमी ना हो किसी को। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या लेके आई थी बच्चों, 5 ईयर प्लान। और उसमें क्या आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन उस टाइम क्यों आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आज नहीं आएगा। आज कोई भी गवर्नमेंट ग्रीन रेवोल्यूशन पे फोकस नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे हमारे यहाँ पे जो फूड ग्रेन्स वगैरह थे उनकी बहुत ही कमी थी, ठीक है। खाने के लिए अनाज, दाल, चावल वगैरह नहीं होता था। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, उसके बाद हमारे यहाँ पे पूरा भरपूर खेती होने लगी, अनाज हमारे यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट था, हम एक्सपोर्ट भी करने लग गए। तो फिर आया व्हाइट रेवोल्यूशन, है ना। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स पे फोकस किया गवर्नमेंट ने, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो उसमें सरकार ने जो एक्सपेंडिचर किया ना, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड गुड्स पे किया, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट की प्रायोरिटी वो थी। आज के टाइम पे हमारी प्रायोरिटी क्या है, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं हम लोग। तो मेट्रो वगैरह, बुलेट ट्रेन, ये सब हमारे यहाँ पे, बुलेट ट्रेन तो चलेगी शायद, या पता नहीं, चलना हो गई है स्टार्ट, सॉरी बच्चों, मेरे को कंफर्म नहीं है अभी। तो मेट्रो चल गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, टाटा है, कितनी वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्री है, रिलायंस है, तो हम वर्ल्ड फेमस हो रखे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर सेक्टर में भी। तो हमें इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। आज के टाइम पे हमको किस चीज पे ध्यान देना है, अपनी सेफ्टी पे, है ना। तो हम लोग सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान देने के लिए हम लोग जैसे अपनी डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेन पॉलिसीज पे काम कर रहे हैं कि हम लोग फॉरेन जो अब अदर कंट्रीज है उनके साथ टर्म्स अच्छे रहे। तो आज के टाइम पे हमारी प्रायोरिटीज दूसरी, ठीक है। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज पे। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज चेंज होती रहती है, ठीक है। जैसे आप लोग छोटे हो तो आपके पेरेंट्स के लिए आपकी प्रायोरिटी है ना आपकी एजुकेशन, तो उनका ज्यादा पैसा जो है वो आपकी स्कूल एजुकेशन पे जाता है। लेकिन जब आप स्कूल पूरा कर जाओगे उसके बाद वो स्कूल एजुकेशन उनके लिए प्रायोरिटी नहीं रहेगा, उस टाइम पे वो लोग किसी और चीज पे खर्च करना प्रेफर करेंगे, है ना। तो टाइम के साथ साथ प्रायोरिटीज चेंज होती जाती हैं। तो गवर्नमेंट के भी जो एक्सपेंडिचर है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, प्रायोरिटीज पे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी, दोनों डिपेंड करते हैं प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट पे। फिर है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट निकल के आता है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से। नेट एक्सपोर्ट किससे निकल के आता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से। It is the difference between export and imports. It reflects the net demand for a domestic product by rest of the world. ठीक है, देखो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्यों करते हैं, डिमांड का मतलब क्या है, हमारी चीजों की डिमांड। मतलब दो चीज हो सकती है ना बच्चों, एक तो हम डिमांड करते हैं,
दूसरा हमारी चीजों की डिमांड करी जाती है ना। दो पॉइंट हो जाते हैं कि एक तो हम डिमांड करते हैं और दूसरा हमारी चीजों की डिमांड कितनी की करी जाती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारी नेट डिमांड निकल के आता है। कि सपोज करो हमने क्या किया, एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने एक्सपोर्ट कितना कर दिया, मान लो 100 यूनिट्स को एक्सपोर्ट किया, और जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट हमने कितना किया, 70 यूनिट्स को इंपोर्ट किया। तो हमने नेट कितनी यूनिट्स बेची, 30। तो हमारी इकोनॉमी में से कितनी चीजें सेल हुई, 30 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी यहाँ से कितनी चीजों की डिमांड हुई, 30 यूनिट्स की डिमांड हुई। इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट मान लो 100 है और हम इंपोर्ट कर लेते हैं 150, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -50। इसका मतलब हमारी गुड्स की डिमांड नहीं हुई है कहीं, ठीक है। हमारी गुड्स की डिमांड इंक्रीज नहीं हुई है, बल्कि हमने बाहर से परचेज करा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों, डिमांड चली जाएगी अब्रोड से नेगेटिव में। नेक्स्ट है नेट एक्सपोर्ट डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड्स अपॉन जरूर याद करना आपको, है ना। नेट एक्सपोर्ट डिपेंड्स अपॉन मेनी थिंग्स लाइक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट और कंपैरेटिव प्राइसेस एंड क्वालिटी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अगर किसी कंट्री से हमारे फैमिलियर टर्म्स हैं तो हम वहां पे ज्यादा ट्रेड करेंगे, है ना। फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब अगर कोई कंट्री से खरीदना हमारे लिए सस्ता पड़ रहा है तो हम वहां से इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। अगर कहीं पे हमारी चीज महंगे में बिक रही है तो हम वहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा करना पसंद करेंगे। कंपैरेटिव प्राइसेस सेम है, ठीक है, कि अगर हमारे यहाँ कोई चीज सस्ती है और बाहर महंगी है तो एक प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि मैं इसको एक्सपोर्ट करूँ, है ना। और कोई चीज हमारे यहाँ सस्ती है और बाहर महंगी है तो उसको कोई कंज्यूमर खरीदेगा नहीं। अगर हमारे यहाँ महंगी है और बाहर सस्ती है तो कंज्यूमर क्या सोचेंगे, हम बाहर से ना इंपोर्ट कर ले, ठीक है, क्योंकि यहाँ से खरीदना महंगा पड़ रहा है। तो चाइना की चीजों की डिमांड ज्यादा क्यों है हमारे कंट्री में, क्योंकि उनके प्राइसेस कम है, या सस्ती चीजें बेचते हैं। तो जिसको एक दो यूज के बाद जो चीज चाहिए होती है, एक दो यूज करा, चलो एक महीना दो महीना चलाए, सस्ती इतनी है तो उनको नुकसान नहीं लगता, इसलिए चाइना के प्रोडक्ट की जो डिमांड है हमारे कंट्री में ज्यादा है। अगर उनकी चीजों का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो हम उनकी डिमांड करनी स्टार्ट कर देंगे, है ना। या फिर हमारे यहाँ की चीजों का प्राइस कम हो जाए उनके कंपैरिजन में तो भी हम उनकी डिमांड कम करेंगे। क्वालिटी, कोई चीज ऐसी है जो बाहर बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है ना, हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती, जो क्वालिटी प्रेफर करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, बाहर से इंपोर्ट करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है बच्चों, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स का एक्सपेंडिचर। और किस पे डिपेंड करता है, प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट पे। और नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये किस पे डिपेंड करता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज रेट, कंपैरेटिव प्राइसेस एंड क्वालिटी पे। ये थे बच्चों चार कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब ये जो चारों कंपोनेंट हैं इसके बाद आ जाता है कुछ एक इसके ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। कुछ क्या है इसके ऑब्जर्वेशन ऑफ अबाउट एग्रीगेट डिमांड, आप क्या क्या ऑब्जर्वेशन करते हो। तो सबसे पहले क्या ऑब्जर्वेशन है, it does not refer to demand for any goods or services in market, it reflects the demand for all the goods, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया, बोल्ड कर रखा है। मतलब ये किसी भी एक गुड की डिमांड को नहीं रेफर करता एग्रीगेट डिमांड, ये क्या करता है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी को। एक मार्क में ये क्वेश्चन आ जाता है ना, वो पूछ लेता है सामने वाला कि एक गुड की डिमांड है आपकी इकोनॉमी में तो वो एग्रीगेट डिमांड में इंक्लूड होगी कि नहीं होगी। वो सिंगल यूनिट को हम एग्रीगेट डिमांड नहीं बोलेंगे ना, हम किसको एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे, जब सारी ही गुड्स एंड सर्विसेज को
इंक्लूड करेंगे तब हम उसको बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, ये पेपर में लिखना नहीं है, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, इसमें से एक एक नंबर के टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत निकल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एडी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड, ठीक है। वो कितना खरीदना चाहते हैं, वो एडी होती है। नेवर इंटरप्रेट एडी एज व्हाट पीपल एक्चुअल स्पेंड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो जो लोग खरीदना चाहते हैं, जो एक्चुअल में परचेज करते हैं वो नहीं, वो खरीदना क्या चाह रहे, वो होती है हमारी एग्रीगेट डिमांड। एडी इज नॉट मेजर्ड एज द सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स demanded in the economy. In fact, it is not possible to do so, as AD is always measured in terms of total expenditure on the goods and services. हमारी इकोनॉमी में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज नॉट measured as the sum of it is not measured as the sum total of physical quantity of goods। हमारे यहाँ पे कितनी फिजिकल क्वांटिटी है वो नहीं होती है एडी, ठीक है। एक्चुअली ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम मतलब कितने सारे मैन्युफैक्चरर होंगे, कितने सारे सेलर होंगे, हर सेलर के पास कितना सामान है, कितनी गुड्स हैं बिकने के लिए, तो ये तो हम कर ही नहीं सकते ना कैलकुलेट। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कहाँ गए, रे रे रे, AD is often measured for a period of an accounting year, ठीक है। जो AD है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। AD जो है वो एक अकाउंटिंग पीरियड के, अकाउंटिंग ईयर के लिए मेजर होती है ना। ऐसे नहीं देखते ना कि हम आज 4 दिन की क्या एग्रीगेट डिमांड है, ये यूजुअली एक साल की हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इट इज अ फ्लो कंसेप्ट, स्टॉक कंसेप्ट नहीं है। स्टॉक कंसेप्ट होता है जो एक पर्टिकुलर डेट टाइम पे हम देखते हैं कि आज के दिन कितनी है, ठीक है, तो वो हमारा स्टॉक कंसेप्ट होता है। एडी का एडी जो है वो हम पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास कितनी एग्रीगेट डिमांड रहेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, फ्लो कंसेप्ट हो जाता है। एडी कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, ठीक है, एंड द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल। के जो एडी है वो किसके रेफरेंस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्राइस लेवल क्या है, ठीक है, या फिर जनरल लेवल ऑफ इनकम कितना है। अगर हमारा प्राइस लेवल और जनरल लेवल ऑफ इनकम, देखो प्राइस का डिमांड पे क्या होता है, उल्टा असर पड़ता है। प्राइस ज्यादा होगा, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा, डिमांड ज्यादा होगी। इनकम का डायरेक्ट असर पड़ता है, ठीक है। आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, आपकी इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो आपकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जो प्राइस ले, अगर हम जनरल प्राइस लेवल के हिसाब से एडी की स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसा रिलेशन होगा बच्चों, इनडायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट मीन्स अगर प्राइस राइज हो रहा है तो जो डिमांड है वो फॉल हो जाएगी, और अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो डिमांड राइज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इनकम लेवल का हम इफेक्ट देखें, इनकम लेवल का इफेक्ट पड़ता है डायरेक्ट, ठीक है, सेम इफेक्ट पड़ता है। तो अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड जो है इंक्रीज होगी, और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज, ना कॉमन सेंस की बात है। तो एडी कैन बी मेजर्ड विथ रेफरेंस टू
जनरल प्राइस लेवल एंड द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल। ठीक है, जिस भी इकोनॉमी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। इफ एडी इज रिलेटेड टू जनरल प्राइस लेवल वी शैल फाइंड नेगेटिव रिलेशनशिप, है ना, जो हमने ये अभी स्टडी किया है। नेगेटिव रिलेशनशिप मतलब इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हो, ऑपोजिट रिलेशनशिप। ठीक है, और अगर हम इसको इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, अरे एक सेकेंड, इतना इंक्रीज हो गया, ओके। ठीक है, तो अगर हम इसको स्टडी करते हैं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या हो जाएगा, कौन सा रिलेशन हो जाएगा, डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट पॉजिटिव सेम रिलेशनशिप। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, उसी हिसाब से हमारा जो एडी है वो कर्व बनेगा। ठीक है, देखो अगर हम इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे ना, तो हमारा एडी कर्व कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना। और अगर हम प्राइस के हिसाब से पढ़ेंगे तो हमारा एडी कर्व ऐसे बनेगा। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में हम किससे रिलेटेड अपनी एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करेंगे, इनकम से रिलेटेड। तो हमारा जो एडी कर्व है वो ऐसे बन के आएगा। तो हमारा जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में कौन सी स्टडी है, जो एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे हम उस पे इनकम का क्या रिलेशनशिप होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप प्राइस के हिसाब से भी पढ़ेंगे, लेकिन ट्वेल्थ क्लास मैक्रो इकोनॉमिक में ये सिर्फ इतना ही है कि आपको इनकम से रिलेटेड पढ़ाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। ये जो क्वेश्चन होता है 1 मार्क में भी आता है। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा बच्चों, तो आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। और कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड्स, एडी एंड इट्स कंपोनेंट, ये कई बार 3-4 मार्क्स में भी आ जाता है, 6 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपका ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिख देना और फिर इसके कंपोनेंट लिख देना। कंपोनेंट 1 2 3 4, 4 कंपोनेंट पढ़े हैं ना हमने, वो कंपोनेंट लिख देना। तो ये 3 मार्क का या 4 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ये ही क्वेश्चन आ जाता है आपका 6 मार्क्स, ये क्वेश्चन आ जाता है 6 मार्क्स में, तो आपको प्रॉपर लिखना, डेफिनेशन लिख देना। ठीक है, फिर जो हमने इधर वो लिखे है ना 1 2 3, इसको थोड़ा सा ग्राफिकल बना देना। ठीक है, फिर इसके लिख देना कंपोनेंट्स, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये चारों पॉइंट ग्राफिकल इसको बना के और फिर इनको अच्छे से 1 2 3 4 करके, आपका कंटेंट तो वही रहेगा ना, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो कंटेंट तो वही रहेगा, सिर्फ उसको आपको प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका 6 में। दिस इज ऑल अबाउट today's video. Next video will be on aggregate supply.